नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये एक नया टॉपिक है जो आने वाले रीट एग्ज़ाम 2025, रीट एग्ज़ाम 2025 और अन्य जितने भी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एनईपी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस वीडियो में आपको आने वाले रीट 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो इस वीडियो के अंतर्गत दिए गए हैं। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसी वीडियो में से 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहना है आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जितने भी MCQ बन रहे हैं उन सब क्वेश्चनों को हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एनईपी, एन से ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं हम। एन से नई शिक्षा नीति जान लेते हैं, न्यू, जबकि ये नहीं होगा, ये गलत है। एनईपी का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनईपी, नेशनल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये ध्यान रखना है, ना कि नई शिक्षा नीति, क्योंकि इसको नई शिक्षा नीति बोलते हैं कहने में, क्योंकि 2020 में आई है तो नई शिक्षा नीति बोलते हैं हाल ही में, तो इस वजह से न्यू मत समझ लेना इसको। इसके लिए ये गलत है। सही क्वेश्चन है, सही ऑप्शन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस तरीके से यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 2020 में 10+2 यानी 12वीं कक्षा का नया जो पैटर्न है वो क्या है? ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि शुरुआत में जो अपने चलता था वो 5+3 या 10+2 ऐसे चलता था। अभी जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई उसमें 10+2 यानी 12वीं कक्षा तक का जो पैटर्न होगा शिक्षा का वो क्या होगा? तो ये इसके सही आंसर दोस्तों आपको 5, 3, 3, 4, 53, 34 ऐसे याद रखना है। 5, 3, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो नई शिक्षा नीति में जो नया शिक्षा पैटर्न है वो याद रखना है। निश्चित तौर पर यह सवाल बनेगा 5, 3, 3, 4। 5 का मतलब है 1 से, जिसमें 1 से 2 क्लास और 3 क्लास बाल वाटिका जो प्री प्राइमरी होती है वो, फिर 3, 4 और 5 का, 6, 7, 8 का, और 9, 10, 11, 12 का। तो इस तरीके से ये 5, 3, 3, 4 का नया पैटर्न है, ये ध्यान रखना आपको। पहले 5 है उसमें 3 साल बाल वाटिका के हैं, जिसको हम आंगनवाड़ी कहते हैं, बाल वाटिका, और 2 क्लास प्रथम और द्वितीय क्लास। इस तरीके से ये 5, फिर 3 प्राइमरी की है, ये भी तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास, फिर 3 छठवीं, 7वीं, 8वीं मिडिल क्लास है, जिसको मिडिल स्टेज बोलते हैं, और फिर सेकेंडरी स्टेज जिसमें 9, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इस तरीके से ये 5, 3, 3, 4 का फॉर्मूला आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नया नाम क्या दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020, इसको ऐसे भी आ सकता है एनईपी 2020। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पहले होता था उसमें नया नाम क्या दिया गया है? नया नाम दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। ये याद रखना है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। और अभी जो अपने शिक्षा मंत्री है भारत के वो धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा गया? यह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों। पहले 5 सालों को जो कहा गया वो था नींव चरण, फाउंडेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर बी, फाउंडेशनल स्टेज, जो 3
3 से 8 वर्ष की उम्र की बच्चों के लिए है। 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए ये फाउंडेशनल स्टेज है। उसके बाद में जो अपना आएगा प्रारंभिक चरण, प्रीपेरेटरी, ये भी नाम याद रखना क्योंकि इंग्लिश में भी नाम आ सकते हैं। प्रीपेरेटरी ये है, ये अपने जो नींव चरण होगा वो 3 से 8 वर्ष का होगा, और कक्षा 3 वर्ष बाल वाटिका और 1+2 यानी दूसरी क्लास तक, दूसरी कक्षा तक 3 क्लास बाल वाटिका के होंगे, और फिर प्रथम कक्षा और द्वितीय कक्षा। जो प्रारंभिक कक्षा होगी, प्रारंभिक चरण प्रीपेरेटरी होगा, वो होगा 3, 4, 5, 3, 4, 5 यानी प्राथमिक स्तर जिसको हम बोलते हैं, वो 3, 4, 5 का होगा, जो होगा 8 से 11 वर्ष का, 8 से 11 वर्ष का। और जो मध्य चरण होगा जिसमें कक्षा 6, 7 आएगी, 8 आएगी, वो होगा 11 से 14 वर्ष। और जो अपने माध्यमिक चरण होगा वो होगा 9th, 10th, 11th और 12th, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और ये होगा 14 से 18 वर्ष। इस तरीके से ये 4 स्टेज है जो अपनी नई शिक्षा नीति में है। 53-34 जो मैंने बताया था, 5, 3, 3, 4 का फॉर्मूला। पहले 5 प्रीपेरेटरी, पहले 5 जो फॉर्मूला वो उसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। 3 का है उसको बोलते हैं प्रीपेरेटरी स्टेज, 3 का है फिर उसको बोलते हैं मिडिल स्टेज, अंत में जो 4 है वो सेकेंडरी स्टेज। इस तरीके से ये स्टेज आपको कंटिन्यू क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज याद भी करने हैं। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा या किस कक्षा से शुरू होगा? ये होगा दोस्तों कक्षा 6 से कौशल विकास पाठ्यक्रम, यानी बच्चों को किस प्रकार से अपने रोजगार उन्मुख शिक्षा सिखाई जाएगी। अलग अलग तरीके से कौशल विकास के कक्षा 6 से शुरू होंगे। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? ये अपनी नई शिक्षा नीति में है, जिसमें कक्षा 5 तक प्राइमरी, कक्षा 5 तक प्रीपेरेटरी स्टेज तक मातृभाषा में पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। कक्षा 5 तक बच्चे को उसकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? यह है दोस्तों 2030 तक। ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना इस एनईपी 2020 का प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय कौन होगा? अपनी जितनी भी उच्च शिक्षा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उन सब के लिए एक एकल नियामक, यानी उन सब को कंट्रोलिंग एक यूनिट होगी, उसका नाम है ऑप्शन नंबर 3 HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। हायर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये याद रखना है दोस्तों, HECI, हायर कमीशन ऑफ इंडिया। उच्च शिक्षा, भारतीय उच्च शिक्षा, भारतीय हिंदी में होगा इसका ट्रांसलेट, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग या नियामक आयोग जो इसको कंट्रोलिंग करेगा। जितनी भी अपनी उच्च शिक्षा संस्थान है, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, उन सबको एक ही संस्था के अंतर्गत, उसके अधीन, उसके नियंत्रण में काम करना होगा। उसका नाम है HECI, ये याद रखना है। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस किस वर्ष में आई है? 1968, 1986, 2020 या सभी में? बताइए।
बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सभी में। 1968 में जब प्रथम शिक्षा नीति आई तब अपने प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। ये भी आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जब दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में तब थे राजीव गांधी। ये भी याद रखना है, राजीव गांधी। और जब तीसरी शिक्षा नीति आई तब अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तीनों प्रधानमंत्री थे, तीन शिक्षा नीति आई है, तो ये ध्यान रखना आपको। 1968 में भी आई, 1986 में आई और 2020 में ये नई नीति। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी ये तीनों प्रधानमंत्री 68, 86 और 2020 में थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 में कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर एक 50%। ऑप्शन नंबर 1 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार उन्मुख शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? जो रोजगार उन्मुख कौशल विकास की जो कक्षाएं होगी वो होगी कक्षा 6 से। ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। कक्षा 6 से रोजगार उन्मुख जो कौशल विकास की जो कक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? डीएलएड, बीएड, एमफिल या सभी? इसमें कर दिया गया दोस्तों एमफिल को खत्म कर दिया गया है। ये याद रखना आपको, डॉक्टरेट एमफिल को खत्म कर दिया गया है। एनईपी 2020 में स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार होगा? ये होगा केवल शिक्षकों द्वारा, सहपाठी शिक्षकों द्वारा, माता पिता शिक्षक द्वारा, केवल बाहरी परीक्षक द्वारा। ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, सहपाठी और शिक्षक, यानी उसके क्लासमेट्स भी उसका प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे और शिक्षक दोनों, यानी उनको जो नंबर दिए जाएंगे, जो उनको अधिगम का जो मूल्यांकन होगा वो शिक्षक और उनके साथियों द्वारा किया जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या जरूरी है? 2 साल की स्नातक डिग्री, 3 साल की, 4 की या 5 की? बताइए दोस्तों। पीएचडी करने के लिए हमें अब कितने साल की डिग्री चाहिए? 4 साल की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 4 साल की स्नातक डिग्री होनी चाहिए पीएचडी करने के लिए। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 लागू करने से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है आपको। गलत कथन कौन सा है? स्कूली शिक्षा में एनईपी 2020 लागू करने में प्रथम राज्य कर्नाटक है। बिल्कुल सही बात है। एनईपी जो स्कूली शिक्षा है उसको लागू करने में कर्नाटक पहला राज्य है। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में एनईपी 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। बिल्कुल ये भी सही है, पहला राज्य है हायर एजुकेशन में। और संपूर्ण शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों को लागू करने में का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही है। राजस्थान में सभी जिलों में एनईपी 2020 लागू हुई है, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में एनईपी 2020 अभी लागू नहीं हुई है, 2026 में लागू होगी। 2026 में लागू होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की थी? ये की थी दोस्तों, एक समिति बनाई गई, के कस्तूरी रंजन समिति। ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरी रंजन समिति 2020। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर, इसका जो खाका तैयार किया गया था एनईपी का, के कस्तूरी रंजन समिति द्वारा किया गया। और जो इस समय 2020 में जो शिक्षा मंत्री थे वो थे रमेश पोखरियाल। ये भी याद रखना आप लोग, रमेश पोखरियाल। 2020 की जो शिक्षा मंत्री थे शिक्षा नीति के समय, ये रमेश पोखरियाल थे। अगला है, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? जो एनईपी 2020 की समिति बनाई गई इसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल समिति थी डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति। तो इसके अध्यक्ष
ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर कस्तूरी रंजन, ये भी याद रखना आपको, डॉक्टर कस्तूरी रंजन इसकी समिति के अध्यक्ष थे। अगला है जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी 6%, वर्तमान में 4% है, इसको बढ़ाकर 6%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के जो जीडीपी का कितना परसेंट खर्च किया जाएगा वो 6% खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को राजस्थान छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। वो 4 चरण के कौन कौन से हैं अभी बताया था, आपने पढ़ा था। मूलभूत चरण जो नींव चरण जिसको आधारभूत चरण कहते हैं, प्रारंभिक चरण जिसको प्रीपेरेटरी चरण स्टेज कहते हैं, मध्य चरण जिसको मिडिल स्टेज कहते हैं, माध्यमिक चरण जिसको सेकेंडरी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये याद रखना है चारों, मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक। मूलभूत जिसमें 5 साल का होता है, जिस 5, 3, 3 और 4 इस तरीके से ये स्टेजेज हैं, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है छात्रों के आंकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया जिसका नाम है, एक नेशनल इवैल्यूएशन सेंटर बनाया गया जिसको नाम दिया गया परख। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, परख। ऑप्शन नंबर बी परख। तो परख का जो फुल फॉर्म होता है वो अभी आपको याद रखना है। परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस, ये याद रखना है आपको, परफॉर्मेंस। ऐसे क्या बनेगा, असेसमेंट। इसके एक एक जो वर्ड हैं उनको भी आप याद करना, क्योंकि इनसे भी पूछे जाते हैं सवाल कि ए से क्या अर्थ होता है, पी से क्या होता है। तो परफॉर्मेंस, असेसमेंट, आर से फिर बन जाएगा रिव्यू, REVIEW रिव्यू एंड एनालिसिस, ये भी ध्यान रखना। ए से क्या बनता है, एनालिसिस ऑफ, कैसे क्या बनेगा, नॉलेज, कैसे बनेगा, नॉलेज ऑफ, नॉलेज फॉर, एच से बन जाएगा होलिस्टिक, ये याद रखना है, होलिस्टिक। ए से बन जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो इस तरीके से ये परख की फुल फॉर्म है, आपको याद भी करनी है। परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख की फुल फॉर्म है। जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है उसको नया नाम दिया गया परख। अगला क्वेश्चन है, परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो परख में पी का क्या अर्थ है, मैंने अभी बताया था, हर अक्षर को आपको याद करना है। तो पी का अर्थ क्या होगा, परफॉर्मेंस, पॉलिसी, प्रॉब्लम या प्रोडक्शन। बिल्कुल हमने पढ़ा था, परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज, होलिस्टिक। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल, किससे संबंधित है, ये भी नई शिक्षा नीति का अंतर्गत है। दीक्षा पोर्टल एक ऐप है, उसको देश में शिक्षकों के कौशल विकसित करने हेतु उसको विकसित किया गया। देश में टीचरों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाता है। जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी उनके ट्रेनिंग्स हैं, इस तरीके से देश में टीचरों को कौशल उनका विकसित करने के लिए ये दीक्षा पोर्टल बनाया गया। तो ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है, टीचर से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना, डर पैदा करता है। नेक्स्ट है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। तीसरा है अधिगम विकास को अनुकूलित बनाना। चौथा है कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। बताओ ये दोस्तों, निश्चित तौर पर पहले वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि डर पैदा करना ये तो होता ही नहीं है। किसी भी शिक्षा का ये आंकलन का ये उद्देश्य नहीं हो सकता, डर पैदा करना। तो इस तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या सिफारिश करती है? एक भाषावाद, बहुभाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण, निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर बी बहुभाषावाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है एक से अधिक भाषाएं बच्चे को सिखानी चाहिए। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित मेरू शब्द का विस्तृत रूप क्या है? यह आपको याद करना है दोस्तों। मेरू ये है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरू का ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित शब्द है मेरू। तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बहुविषयक, यानी एक से अधिक जब विषय होगी तो बहुविषयक हो गया, एक से अधिक जो विषय होगी बहुविषयक एजुकेशन शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा, अनुसंधान यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय होता ही है। तो इस तरीके से ये इसका हिंदी अर्थ है मेरू का, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी की फुल फॉर्म क्या है? एक नया वर्ड आया हुआ है एबीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसका मतलब होता है अकादमिक जमा पूंजी। अकादमिक यानी बच्चे की जितने भी एकेडमिक डिग्रियां हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनको एक एकेडमिक जमा बैंक, अकादमिक जमा बैंक इसका हिंदी अर्थ होता है। जितने भी उनकी उपलब्धियां हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेव करना, बनाकर रखना, उनको एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेव करना। तो इस तरीके से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन नंबर ए एबीसी का फुल फॉर्म है, जिसके तहत अपार जो आईडी बनाई जा रही है अभी वर्तमान में अपार ये इसी का ही परिणाम है, क्योंकि इसके तहत बच्चों के जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड है उनको एक जगह प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल पर प्लेटफॉर्म पर संधारित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? प्री स्कूल जो स्तर 3 है उसके लिए कौन सी शब्दावली काम में ली गई? बाल वाटिका मैंने बताया था, जिसको हम 5 3 3 4 का जो नया फॉर्मूला उसमें 5 ये बाल वाटिका के लिए है। इसमें 5 में से जो 3 वर्ष हैं पहले 3 वर्ष है वो बाल वाटिका के होंगे, 3 वर्ष बाल वाटिका के होंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? ये बिल्कुल निश्चित और घर पर की जा सकने वाली गृह कार्य आधारित, ये नहीं हो सकता विषय आधारित, मूल्यांकन आधारित, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु और विकास के अनुरूप, ऑप्शन नंबर डी। ये नई शिक्षा में बच्चों को अलग अलग प्रकार के जो गतिविधियां हैं उनके अनुरूप सृजनात्मक, वो बच्चे नया कुछ करके सीख सकते हैं, जिज्ञासात्मक उनमें अलग करने की भावना, कुछ नया करने की भावना होनी चाहिए, आयु के अनुरूप और विकास के अनुरूप। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? यानी एनईपी 2020 में बच्चे की प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा है होनी चाहिए निर्देश पढ़ाने की? वो होती है मातृभाषा या घर की भाषा को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? अधिगम दोस्तों प्रयोगात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। बच्चा अलग अलग तरीके से प्रयोग करके, अलग अलग तरीके से हर अपने अधिगम को प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध कर सकता है, पढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप होने जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बच्चे का इवैल्यूएशन ये होना चाहिए योगात्मक और रचनात्मक, योगात्मक और रचनात्मक, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम ऐसे योगात्मक ऐसे बोल 1 2 3 3 ऐसे होते हैं, 1 2 3 समेटिव असेसमेंट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय पर आधारित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये गलत होगा।
अधिगमकर्ताओं में समालोचन चिंतन की विकास चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आदत होनी चाहिए। बिल्कुल ये सब तीनों बातें सही है। इस तरीके से 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 4 ये सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुभाषीयता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, ये गलत है। कक्षा में जमा पूंजी के रूप में देखती हैं, ये सही है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक, ये भी गलत है। समावेशी शिक्षा में अवरोध, ये भी गलत है, क्योंकि अवरोध, जटिलता, रुकावट ये ऐसी बातें शिक्षा के अंतर्गत नहीं होती, एक साइकोलॉजी के अंतर्गत नहीं आ सकती। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना, पाठ्यचर्या में मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समय 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र क्या दर्शाना चाहिए? जो अपने होलिस्टिक कार्ड होता है वो इसमें क्या बताता है, ये आप उनको देखना है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञातात्मक आयामों में प्रगति, यही, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मूल्यांकन इसमें शामिल होता है, तो ये ध्यान रखना आपने। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञातात्मक आयामों की प्रगति जो अपने होलिस्टिक कार्ड है उसमें दर्शाई जाती है। नेक्स्ट है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को एनईपी 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा और उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिव्यांग छात्रों के लिए अनिवार्य विशेष शिक्षा की प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन की वृद्धि, बिल्कुल दोनों सही हैं। रटंत अधिगम को मैं तो ये रटन तो हो ही नहीं सकता, किसी भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। विवेदात्मक चिंतन, बिल्कुल विवेदात्मक चिंतन, इस तरीके से 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं। पाठ्यचर्या की जो विषय वस्तु है उसमें कटौती की गई है, और लचीलापन होना चाहिए पाठ्यचर्या का, और विवेदात्मक चिंतन, अलग अलग विविधता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, रटकर सीखना, परीक्षाओं के लिए सीखना। रटकर सीखना, परीक्षाओं के लिए सीखना, ये दो तो निश्चित तौर पर गलत हो गए। गैर संदर्भित विषय वस्तु, बिल्कुल ये भी गलत हो गए। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए, संकल्पनात्मक समझ, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? ये सीखना कि कैसे सीखना है। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, बिल्कुल गलत है। रटकर सीखना, ये भी गलत है। मानकीकरण, ये भी गलत है। ये सीखना कि कैसे सीखना है, यही इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। ये सीखना कि कैसे सीखना है, बच्चों को कैसे सिखाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति और अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? बिल्कुल ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञातात्मक जो उसके लक्ष्य हैं, उनके आयाम हैं, उनको शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तथ्यों और ज्ञान को कंठस्थीकरण आते ही बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं होगा, क्यों कंठस्थीकरण और रटना एक ही समान है। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। विषय वस्तु को तो बढ़ा ही नहीं सकते, घटाना है। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना, ये भी गलत है। इस तरीके से खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होने चाहिए। खोजपूर्ण होना चाहिए और समालोचनात्मक चिंतन होना चाहिए। बच्चों को किसी भी विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो उनकी उचित आलोचना भी
उचित तर्क वितर्क कर सकें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, गलत होगा। वेतन और अभ्यास, ये भी गलत होगा। स्मरण आधारित, ये भी गलत होगा। संप्रति समझ, बिल्कुल पूरा जो भी टॉपिक है, जो भी अपनी अवधारणाएं उनको समझना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है होलिस्टिक कार्ड, जिसको कहते हैं हम रिपोर्ट कार्ड को, उसका नया नाम है होलिस्टिक कार्ड बोलते हैं उसको, होलिस्टिक कार्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रगति कार्ड जिसको कहते थे वो होलिस्टिक कार्ड कहा गया है। वो होगा विद्यार्थी की प्रगति और उसकी विशिष्टता का प्रतिबिंब। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होलिस्टिक कार्ड का मुख्य जो विशेषता होगी वो होगी विद्यार्थी की प्रगति और उसकी विशिष्टताओं का प्रतिबिंब करेगा वो। नेक्स्ट है दोस्तों अपार आईडी, जो हमने पहले बात की थी। अपार आईडी जो अभी बन रही है वर्तमान में, तो अपार का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। याद रखना है, ए से ऑटोमेटेड, पी से परमानेंट, ए से एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत सभी विद्यार्थियों को खास पहचान कार्ड दिया जाता है और ये कार्ड छात्रों की पढ़ाई से जुड़ी हुई सभी जानकारी एक जगह इकट्ठा रखता है और ये डिजिटल वर्चुअल कार्ड है जिसमें तमाम उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड दर्ज होंगे, जिसको अपार कहा गया। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये थी दोस्तों आज की जो अपनी NEP 2020 इससे संबंधित क्लास। बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये क्लास आपके लिए आशा करता हूँ इम्पोर्टेंट रहेगी और इसका भरपूर आपको आने वाले एग्जामों में फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।